अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन ए जो है वो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन एक एमसीक्यूज़ जो है वो मैं थोड़ा जल्दी में करते हुए थोड़ा सा जो है वो उसको उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने। पहले हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सब वो क्या था, 14th एमसीक्यूज़। 14th एमसीक्यूज़ में जो है वो हमसे टेंजेंशियल लेंथ पूछी गई थी। अब टेंजेंशियल लेंथ होती क्या है? टेंजेंट क्या होता है जी? सर्कल को जो एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट होगा तो ये एक पॉइंट पे इस तरह से टच करेगा। अब पी कोई सा भी पॉइंट है, हमें इस पॉइंट का जो है वो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पी टी, हमें वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे भी कहीं पाइथागोरस थ्योरम अब जब अप्लाई होगा ना, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज माइनस रेडियस करना होगा, ठीक है। तो जब आप ये माइनस करोगे तो आप स्क्वायर रूट लोगे, तो जो पी टी जो होगा डेट विल बी, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। आपने याद ही रखना है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो एट दैट पॉइंट इस, अगर ये x1 से आपने डिस्टेंस लेना है तो एट पॉइंट x1 जो सर्कल की आपकी इक्वेशन होगी उसी को जो है उसी पे आपने ये पॉइंट्स पुट कर देना है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो ये होगी अंडर रूट, ये होगी आपकी टेंजेंशियल लेंथ। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना, वो उन्होंने 2x² करके दिया है। तो आपने पहले तो इसको उस पार्टिकुलर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 2 करके, और फिर ये x1 y1 वाले पॉइंट्स पुट करने हैं जैसे मैंने उस वक्त किए थे, और फिर उसको अंडर रूट में करना है। बस उस वक्त मैंने ये अंडर रूट छोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर में तो इन्होंने 5 ऑप्शन लिखा हुआ है, 5 नहीं असल में 15 आ रहा है। उसमें हमने सॉल्व किया तो 15 आ रहा था, लेकिन ये अंडर रूट नहीं लगाया तो अंडर रूट लगाते हैं। हो गया क्लियर? ये 14th एमसीक्यूज जो हमने वहाँ पे ऑप्शन सी किया था, एक्चुअली ऑप्शन डी बन रहा है, अंडर रूट 15। ओके, अब हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमने z फाइंड आउट करना है। f जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है? कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफाइंड भी है, ये डिफाइन किया हुआ है, उसकी लिमिट्स भी एग्जिस्ट कर रही है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन एट दैट पॉइंट जो फंक्शन के ऊपर वैल्यू है उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारी हमने जो है वो डेफिनेशन जो जिस फॉर्म में याद की हुई है वो आपने किस तरह से की हुई है? x अप्रोचेस टू ए पे कंटिन्यूस होगा अगर ए पे जो लिमिट्स है वो l है, और f ऑफ a जो है वो डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू l। तो अब हमने ये दो कंडीशंस लेकर आनी है। तो हम सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो यहाँ हमें a की जगह 1 दिया गया है, तो हम लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर लेते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें पता है कि अगर x जो है वो नॉट इक्वल है तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम ये वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 8 ओवर x माइनस 1। अब जो है हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट्स फाइंड आउट करने का हमें रूल पता है। हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। हम 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 9 प्लस 3 12, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 9 10, और लेकिन यहाँ ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 12 माइनस 10, ठीक है। तो लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 10 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 10 ओवर x माइनस 1। x माइनस 1 जब पुट करेंगे तो ये 0, 1 ओवर 0 जो है वो, ये समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म है हमारे पास। अनडिफाइंड फॉर्म है तो इसको पहले हम जो है डिफाइंड फॉर्म बनाने के लिए इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? रैशनलाइजिंग हमने किस तरह से करनी है कि हम अब ये रैशनलाइजिंग इस तरह से है कि हम न्यूमरेटर में किसी तरह से x माइनस 1, हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम कौन बना रहा है? x माइनस 1 प्रॉब्लम बना रहा है। हम किसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लेकर आते हैं, और x माइनस 1 को जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना, डेट मस्ट बी किल्ड, उसको हमने किल करना है। तो हम उसके लिए जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोसेस है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम इसको 3x प्लस 9 और प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 8। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं। रैशनलाइजिंग किसी को करते हैं 3x प्लस 9 अंडर रूट प्लस 2x प्लस
8। ठीक है, अब जो है फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो 3x प्लस 9 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 अंडर रूट का होल स्क्वायर। लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, x अप्रोचेज टू 1 ओवर x माइनस 1 अंडर रूट 3x प्लस 9 और प्लस अंडर रूट 2x प्लस 8। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, 3x प्लस 9 माइनस 2x, ये जब कैंसिल होगा और ओपन होगा तो डेट विल बी द -8 और अच्छा अब देखें 3x माइनस 2x इट विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 2x हमारे पास बन जाएगा x आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए और यहाँ पे प्लस। इसका मतलब है कि यहाँ प्लस माइनस साइन की मिस्टेक है। ये इस तरह से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। होना फिर असल में क्या चाहिए कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ, इधर माइनस होना चाहिए, तब ये सॉल्व होगा, और यहाँ पे भी माइनस होगा ताकि वैल्यू जो है वो चेंज हो और यहाँ पे आए प्लस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन ही फेडरल बोर्ड वालों ने गलत दिया हुआ है, इस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा जब तक यहाँ दोनों जगह पे माइनस ना हो। तो मैंने अब इन दोनों जगहों पे माइनस कर लिया, लेकिन आप फेडरल बोर्ड में उनको लिखोगे कि ये वैल्यू गलत है। ठीक है, मैं तो इसलिए कर रही हूँ ना कि ज़रूरी थोड़ी है कि उन्होंने कोई गलत ही क्वेश्चन देना है, तो अगर वो गलत वैल्यू देंगे तो आप वहीं पे लिख दोगे कि इस वैल्यू के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मैंने वैल्यू चेंज इसलिए कर ली है कि सही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट्स x अप्रोचेज टू 1, यहाँ पे क्या रह गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। जो वैल्यू मैंने यहाँ चेंज की होना क्या चाहिए था, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, जो होना चाहिए था वो मैं लिख रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 3x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 8। ओके, ये मेरा इससे कैंसिल, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट था वो किल्ड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगी, मैं लिमिट्स पुट कर दूँगी। जब मैं लिमिट्स पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 8 अंडर रूट, और डेट विल बी इक्वल टू -6 अंडर रूट में अंडर रूट -6 प्लस -6। तो ये जब ऐड होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 अंडर रूट -6। ओके, अब 2 अंडर रूट -6 बन गया मेरे पास। क्या बन गई, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट्स x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x जो है वो मेरे पास इक्वल आ गया 1/2 अंडर रूट -6। और मेरे पास जो फंक्शन वैल्यू है f ऑफ, उन्होंने बोला है ना कि अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन वैल्यू z होगी। ठीक है, ये गिवन है। जब फंक्शन डिफाइन किया है तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू z इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो इस x को मैं यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू z, तो इसका यही मतलब है। तो अब ये कंटिन्यूस भी था। ठीक है, सिंस f इज कंटिन्यूस, सो क्या होगा कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, सही है। अब फंक्शन वैल्यू हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई है, 2 अंडर रूट -6, और फंक्शन वैल्यू जो है वो क्या है, z है। ये यहाँ से z कैलकुलेट हो गया। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू उन्होंने दी हुई थी वो मिस्टेक्स हैं, उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसी का और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का और पार्ट, उसमें क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट लाइंस की। सबसे पहली क्या बात है कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के एंड डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो इट। अब पैरेलल, अब ऐसा करो कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन ही का क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें। आपने कैसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। अब देखो ये एक्स एक्सिस है बेटा, इमेजिनेशन करनी है आपने, विजुलाइजेशन, तो आपको इट विल मेक मैथ इजी। तो आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ऐसी इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल तो फिर या ऐसी होगी या ऐसी होगी, यहाँ कहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ही क्या बता दिया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो इट। एक्स एक्सिस से बिलो डिस्टेंस हो उसका 5 यूनिट, कितने यूनिट बिलो हो,
5 यूनिट्स, सपोज ये 5 यूनिट्स हैं, 3 4 एंड 5। ओके, तो ये हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें वैसे भी पता है कि इक्वेशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो होगी वो हमेशा क्या होती है, y इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना तो वो हमेशा y इज इक्वल टू के की फॉर्म में आएगी, वेयर के क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, के क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन का उस डिस्टेंस जो है वो, अब इसमें के क्या है उन्होंने खुद बता दिया कि 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, बिलो है तो नेगेटिव होगा, तो हमारा ए जो है वो नेगेटिव है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन -5। तो इसको जो है वो हम इस फॉर्म में लिख देंगे कि y + 5 = 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसी का उन्होंने सेकेंड पार्ट भी दिया है, ये इसका ए पार्ट था, इसका बी पार्ट में इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस। अब जो चीज़ अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। जो चीज़ वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है, जो देखें जो मैंने पहले इक्वेशन ड्रॉ की है वो क्या है, अगर वो पैरेलल एक्स एक्सिस के है, ये मेरी इक्वेशन थी ना, तो वो परपेंडिकुलर भी है वाई एक्सिस पे, तो ये एक ही बात है। अब फिर हमें जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू के की फॉर्म में है, और के जो है वो क्या होगा कि y एक्सिस को जहाँ पे लाइन इंटरसेक्शन कर रही है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ से पता चलेगा, इस पॉइंट से पता चलेगा क्या कहाँ पे टच करेगी, 4 पे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, इक्वेशन of the line perpendicular to y axis जो है लिख लें आप लोग ना, ताकि एक चीज़ क्लियर हो। इक्वल किसकी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब अगर एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन हम पहले ही सीख चुके हैं कि y इज इक्वल टू के है। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट हमें दिया गया है, वहाँ पॉइंट से हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि 6 4 पॉइंट है। अब 6 4 अगर पॉइंट है तो 6 4 उस पॉइंट जो है ना वो उसमें से पास कर रही है लाइन। 6 मेरा सपोज मैंने यहाँ ले लिया और 4 यहाँ ले लिया, तो 6 मैंने ये इस तरह से इस पॉइंट में से अगर वो पास कर रही है तो इसका मतलब है वो वाई एक्सिस को भी कहाँ टच कर रही है, 4 पे, ठीक है। लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, उसका और भी और उसका फर्स्ट पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है एरिया, ठीक है, इस कर्व के अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। उन्होंने ग्राफ लिख दिया इस इंटरवल में। उसके लिए हमें जो है वो अपनी रिवीजन क्या क्या चाहिए, हमें पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है, कर्व जो होता है या ग्राफ जो होता है, अंडर द फंक्शन भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन होता है उस अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स। अगर वो एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो वो पॉजिटिव, और अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो वो नेगेटिव। सपोज हमें जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है। ये 0 है, इसको 0 A और B है, तो हम किस तरह से करेंगे, हम देखेंगे कि 0 to A जो है वो बिलो द है, तो फिर यहाँ नेगेटिव साइन और f(x) dx, और अगला जो है वो हमारा अबव द एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव आएगा, और इसका इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है और B से स्टार्ट एंड हो रहा है, B तक जाना है हमने f(x). तो किसी भी कर्व में रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। तो हमारा पहला टास्क तो ये होगा कि हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करें कि वो अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है। अब अबव एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये हमें वैसे भी पता है कि अबव एक्स एक्सिस वाई अगर वाई पॉजिटिव होगा तो वो f(x) पॉजिटिव, यानी कि अगर f(x) की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी ना तो वो अबव द एक्स एक्सिस होगा। अगर f(x) की नेगेटिव वैल्यू होंगी, y असल में f(x) ही होता है ना,
तो वो हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस आएगा। तो हम इसके लिए जो है वो अपना एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल जो है वो आपने इसी इंटरवल में ही बनाना है। जो इंटरवल आपने दिया, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि इस इंटरवल में हम अपने जो फंक्शन है उसका ग्राफ देखें, जहाँ हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अगर वो अबव द कर्व होगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, अगर बिलो द कर्व होगा तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो हमारा इंटरवल शुरू हो रहा है -1 से। -1 के बाद मैंने 0.5 नेगेटिव ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, अब उसके बाद पॉजिटिव 0.5 ले लेती हूँ और 1 ले लेती हूँ। अब मैं इन सब पे जो है वो 1 बाय 1 वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ। -1 के ऊपर 0, उसके बाद जो है वो मुझे -0.5 का क्यूब कैलकुलेट करना है। तो क्यूबिक वैल्यू जो है वो मेरे पास ये है शिफ्ट क्यूब, और इसमें से मुझे माइनस करना है। अगेन यही वाला नेगेटिव मैं एक्सपुट करूँगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस करूँगी इसको 0.5। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 3/8, डेट इज़ पॉजिटिव वैल्यू 3/8। 0 पुट करूँगी तो ऑब्वियसली सारा कुछ 0 है, और उसके बाद फिर मैं 0.5 पुट करूँगी। अब 0.5 पुट करके देख लेती हूँ। 0.5 इसका हमने क्यूब लेना है, शिफ्ट 0.5 क्यूब, और दिस टाइम जब हम यहाँ 0.5 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अब तो साइन नहीं चेंज होने। -0.5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 3/8 नेगेटिव। दिस टाइम 3/8 नेगेटिव, तो मैं इसको लिख दूँगी -3/8। ओके, तो यहाँ 1 पे फिर 0 हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हमारे पास ये ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये f(x) की वैल्यूज़ हैं। इसके बाद इसका मतलब ये क्या हुआ कि पहले f की वैल्यूज़ पॉजिटिव थी। तो हमारा जो ग्राफ होगा, मैं उसका रफली स्केच दे देती हूँ कि हमारा जो ग्राफ है वो पहले पॉजिटिव है इस तरह से, -1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो -1 पे पॉजिटिव है और 0 पे 0 हुआ, और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, और हमें जो है वो -1 से लेकर 1 तक का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब वो ये ऑब्वियसली क्योंकि ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा अपनी इंटीग्रेशन को। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से 0 तक f(x) dx, रिक्वायर्ड एरिया लिखने, एरिया, उसके बाद ये प्लस होगा क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस है ना, और ये माइनस होगा। माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है 1 पे f(x) dx। ओके, हमने ये ध्यान रखना है कि हमें जो इंटरवल दी हुई है हमने उस इंटरवल को पूरा करना है। हमारा देखें टोटल मैंने -1 से स्टार्ट किया और 1 पे एंड कर दिया। तो अब जो है वो हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ लगा देंगे। -1 to 0 के लिए भी वही वैल्यू है, और 0 to 1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वही है, हमने वो चेंज नहीं करनी। लेकिन बस अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो वो नेगेटिव उसका एरिया आएगा, और अगर अबव है तो वो पॉजिटिव। इसको अब मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इंटीग्रेशन का मुझे पता है कि x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, x4/4 माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/²। उसके बाद जो है वो मैंने ये लिमिट्स पुट करनी है, -1 to 0 वो मैंने इधर लिख दी। उसके बाद नेगेटिव साइन है, फिर मैंने दोबारा इंटीग्रेशन वही वाली रिपीट करनी है। तो क्या है x4/4 माइनस x²/², और लिमिट्स जो है वो इस साइड पे आ गई। अब ये भी रूल आप लोगों को पता है कि आपने जो है वो पहले अपर लिमिट्स पुट करनी है। क्या आपने क्या फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है a to b, अगर हमारे पास फंक्शन है f(x) dx, उसकी अगर इंटीग्रेशन f(a) कैपिटल f(x) कैपिटल आ गई है, तो आपने लिमिट्स इसमें कैसे पुट करनी है, पहले आपने अपर लिमिट्स पुट करनी है, विद नेगेटिव साइन आपने लोअर लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आएगा। ओके, तो यही प्रोसेस जो है हम यहाँ रिपीट करने जा रहे हैं। जब हम 0 पुट करेंगे तो इट विल मेक इट 0, और जब हम -1 पुट करेंगे तो विद नेगेटिव साइन करेंगे, क्योंकि हम लोअर लिमिट्स पुट कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन -1 की पावर में 4 लूँगी तो इट विल रिमेन पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी ये नेगेटिव -1 जो है नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाती हूँ। यहाँ पे जो है वो जब मैं ये अपर लिमिट्स मुझे पहले पुट करनी है, उसमें क्या 1/4 माइनस 1/3
2। विथ नेगेटिव साइन मुझे लोअर लिमिट्स पुट करनी है, बट लोअर लिमिट्स पुट करने से सब कुछ ज़ीरो आ जाए तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। माइनस माइनस ये सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन 1/4 माइनस 1/2 आंसर इज़ 1/4 रह जाएगा, माइनस 1/4 रह जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 1/4 रह जाएगा। अब ये इक्वल टू आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ इक्वल टू 2/4, और कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। पार्ट 2 का और पार्ट 2 का और पार्ट हमारे क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। पहले डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व डिफाइंड बाय। कर्व हमें डिफाइन की है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जब भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कर्व लिख लेते हैं जिस पे हमने फाइंड आउट करनी होती है, वो है क्या, 2x² माइनस 7x प्लस 1। और पॉइंट हमें क्या गिवन है, पॉइंट में सिर्फ उन्होंने एब्सिसिया दे दिया, हमें x एक्सिस दे दिया, y का कोई पता नहीं है। तो हमने जिस पॉइंट पे पहले टेंजेंट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को पूरा तो फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें x गिवन है तो x को पुट करेंगे, y आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 माइनस 7 2 14 प्लस 1 डेट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो आ जाता है 8 माइनस 14 प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या आ गया, x पहले हमेशा लेना है 2 7। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है वो 2 7 पे फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या आपको चाहिए होती है, एक स्लोप चाहिए होती है, और दूसरी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी है और स्लोप भी अगर आ जाए तो वो हमने क्या है, y माइनस वाई 1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये सारा कुछ आपने याद किया हुआ है। हमें पता है कि जो अगर पॉइंट है और स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन है, और टेंजेंट क्या होता है, असल में लाइन ही होती है। सपोज़ अगर ये कर्व है तो इस कर्व को अगर कोई एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन है ना, तो उसका नाम टेंजेंट है। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक लाइन की इक्वेशन है कि कैसी लाइन होगी। ठीक है, तो हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये आपने याद करना है, लर्न इट। ओके गर्ल्स, अब m कैसे फाइंड आउट होगा, m हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव्स की स्लोप में कि डेरिवेटिव्स m क्या होता है, हमारे पास स्लोप होती है, स्लोप भी क्या होती है, हम उसको चेंज देते हैं, और डेरिवेटिव भी क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। तो स्लोप हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, डेरिवेटिव लेके फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 2x² माइनस 7x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy बाई डी एक्स, वो क्या आ गया, 4x माइनस 7। एट पॉइंट हम अब एट पॉइंट जो है वो किस पॉइंट पे हमें चाहिए स्लोप, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए होगा ना उस पॉइंट पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एट पॉइंट 2 7। अब हम इस पॉइंट को पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास जो है वो m क्या आ जाएगा, मैं 4 2 माइनस 7, ये आ जाएगा 8 माइनस 7। तो हमारे पास जब मैंने इसको सॉल्व किया तो स्लोप मेरे पास आ गया 1, स्लोप मेरे पास 1 आ गया। अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी है, और मैंने ये भी मेरे दिमाग में है, आपने भी याद करना है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। हमने जो है सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सारी वैल्यूज़ लगा दें, y1 क्या है, 7 है, जो पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया था उसके कोऑर्डिनेट, m क्या हमने भी फाइंड आउट किया 1 है, और x माइनस x1 2 उन्होंने जो दिया हुआ था वो। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 और y माइनस x और माइनस 7 प्लस 2, तो ये मेरे पास इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या बन गया, y माइनस एक्स और माइनस 5 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा,
अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पता है कि हमेशा स्लोप कैसे फाइंड आउट करते रहे हैं, ये डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन में भी है। अपने डेरिवेटिव लेना है सिंपल, पहले सबसे पहले वाई पॉइंट फाइंड आउट करना है, पूरा पॉइंट आ जाएगा, डेरिवेटिव पुट कर ले लेंगे उस पॉइंट के ऊपर, वो टेंजेंट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अभी हमने याद की हुई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वाई माइनस, अगर पॉइंट भी है और स्लोप भी है तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन करके हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, प्रूव डैट। और मैंने बेटा आप लोगों को बताया हुआ है कि लास्ट वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बिल्कुल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, और उसमें से पेपर में से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें लास्ट चैप्टर में से ही है हमारे पास। प्रूव डैट फंक्शन आपको ये गिवन है इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर एफ। अब हमने इसमें दो चीज़ें करनी है, एक तो पहले हमने इसको होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करना है। होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की जगह के एक्स पुट कर लेंगे और y की जगह के वाई, और जितनी डिग्री के साथ हमारे पास वो के आ जाएगा उतनी डिग्री की ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, 3x वाई स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर वाई प्लस 7y क्यूब। ओके, अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने एफ ऑफ के एक्स और के वाई फाइंड आउट करना है। के एक्स में क्या होगा, ये तो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे के एक्स लगा देंगे, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे के वाई लगा देंगे। ठीक है, ये के एक्स हो गया और ये के वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई के एक्स का स्क्वायर और के वाई ऐसे ही है सिंगल, प्लस 7 के वाई क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो के क्यूब एक्स माइनस 3 के स्क्वेयर, के और के स्क्वेयर के क्यूब एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 5 के क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 7 के वाई क्यूब। अब देख के क्यूब वाई क्यूब, अब देखें यहाँ सब में जो है वो के क्यूब कॉमन ले लें, के क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद यहाँ पे भी क्यूब है, क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर वाई प्लस 7y क्यूब। व्हाट इज़ दिस, ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, के क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई, ये कर दिया। तो के की क्योंकि पावर 3 आई है, हैंस f is homogeneous फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी, जितनी इसकी डिग्री आई है, जितनी इसकी पावर है उतनी डिग्री का, ऑफ डिग्री 3। अब आइलर थ्योरम क्या स्टेट करते हैं हमारा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर लें x को साथ उसको मल्टीप्लाई करें पार्शियल x इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल प्लस y पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y इक्वल टू 3f। अब आपके प्रीवियस नॉलेज में क्या ये आइलर ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने 3f क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ डिग्री 3 का था, अगर डिग्री 4 का होता तो यहाँ 4 आ जाता। ठीक है, जितनी डिग्री का फंक्शन होगा हम x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जितनी डिग्री का बी फंक्शन होगा उतनी डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एफ फंक्शन हमारे पास आएगा। ठीक है, हमने अब ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव करना है तो हम ये पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम ये हमेशा इसी तरह से प्रूव कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमने ये प्रूव करना है। तो अब हम पहले पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स करते हैं। पार्शियल एफ ऑफ और पार्शियल एक्स क्या है, पहले फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट जो है वो, क्योंकि एमसीक्यूज में भी बता दिया मैंने कि पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या है, कि वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं अब जस्ट उसका डायरेक्ट जो है वो ले रही हूँ। सबसे पहले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जो है डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वेयर, उसके बाद है माइनस 3x वाई स्क्वेयर। अब क्योंकि वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो 3x का डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 3y स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10xy प्लस 0, क्यों 7y क्यूब था और उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। हमें अब इसको x से मल्टीप्लाई करना है, हम इसको x से मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं ताकि हम उसका जो है वो पूरा कर सकें। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर प्लस 10x स्क्वेयर
वाई, इसको 1 स्टेट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, हम पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई कर लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई करते हुए जो है वो हम उसको क्या कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जो है वो हमने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स कांस्टेंट, तो पहली ही वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्यूब का जो है वो वाई के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -3xy² है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो 6xy, और अगेन जो है वो y का डेरिवेटिव लूँगी तो वो 1 हो जाएगा, y है सिर्फ। और नेक्स्ट जो है वो 21, 7 3 21 वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने y से मल्टीप्लाई करना है, सो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। y पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू -6xy² प्लस 5x² प्लस 21y³, ये मेरा हो गया 2। अब मुझे जो मैंने स्टेट किया हुआ था आइलर थ्योरम, जो मैंने यहाँ स्टेट किया उसके अकॉर्डिंग पता है कि आप मुझे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पूरी बनाने के लिए क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। अब मैं इसको जो है 1 और 2 को ऐड कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, x पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x किसके इक्वल है, इसकी सारी प्लस उसकी दूसरी साइड y पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y, मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब इसकी जो है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वो मैं लिख लेती हूँ, 3x³ माइनस 3xy² प्लस 10x² और उसके साथ ही प्लस -6xy² प्लस 5x² प्लस 21y³। ओके, ओह रॉन्ग। इसको जो है वो अब मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x³ मैं सेम वैल्यूज़ को अब कंबाइन करती हूँ, 3x³ माइनस 3xy² और ये मेरे पास क्या है, -6xy², ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 10 प्लस 10x² और प्लस 5x² और लास्ट पे क्या है, 21y³। अब जो ऐड हो रही हैं मैं उनको ऐड कर लूँ, फर्स्ट वाली वैल्यू तो नहीं ऐड हो रही, इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, -9xy³ y² है और प्लस भी प्लस होता है और माइनस भी प्लस हो जाता है, लेकिन साइन नेगेटिव ही आता है। अच्छा जी, ये 15x² और प्लस 21y³। अब देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x³ माइनस 3xy² प्लस 5x² प्लस 7y³। व्हाट इज़ दिस, ये तो हमारा जो क्वेश्चन में f(x,y) था ना, ये वही है। ये देखें, कंपेयर कर ले, सारी वैल्यूज़ वही आ गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ है, 3f(x,y) विच प्रूव्स द आइलर थ्योरम है, हैंस, या विच प्रूव द आइलर थ्योरम, हैंस आइलर थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, वो जो हमने स्टेट किया था वो यही था ना कि x पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो है वो 3f के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो 3f आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा आइलर थ्योरम स्टेट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिट्स वाले चैप्टर में से है। अगेन कंटिन्यूटी ही का क्वेश्चन दे दिया। एक कंटिन्यूटी का फर्स्ट यहाँ पे भी पार्ट दिया, एक कंटिन्यूटी का यहाँ पे भी पार्ट दे दिया। 2 पार्ट कंटिन्यूटी ही के दे दिए एक ही एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा चेंज करके दिया है। और देखिए आपके लिए चॉइस उन्होंने रखी है। ये पेपर इस तरह से बन रहे हैं कि अगर आपने कोई एक चैप्टर किया है ना तो उसमें से आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी के साथ मर्ज नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे जो है उसको 7-8 चैप्टर से कर दिया आपने। अगर ये चैप्टर छोड़ा हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का और पार्ट करते हैं। उसमें फिर वो हमें किस का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, हमें टेस्ट द कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दे दिया। किसका, टेस्ट द कंटिन्यूटी। पहले जो है वो हमें उन्होंने बता दिया था कि कंटिन्यूस है फंक्शन, बट दिस टाइम वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कंटिन्यूटी को।
तो डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन विल बी रिकॉल्ड। क्या कैसे होगा कंटिन्यूस फंक्शन? फर्स्ट पे लिमिट्स एग्जिस्ट करे, सेकंड पे फंक्शन वैल्यू और लिमिट्स सेम हो, इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, सेम जो है वो डेफिनेशन जो प्रीवियस में भी थी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लिमिट्स एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आ जाए एल, और नेक्स्ट जो है वो एफ ऑफ ए जो है वो अगर एल के इक्वल आ जाए। तो सेम ये जो है वो रिपीट हो रही है डेफिनेशन, यही एक ही। अगर आपने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियरली ले लिया तो ये दो क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीट हो गए हैं। लेकिन इसमें जो है वो आपके पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड जो लिमिट्स है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइंड हो कि लेस देन के लिए कुछ और वैल्यूज़ हों। जैसे -6 के लिए, -6 से अगर लेस हैं वैल्यूज़, इसका क्या मतलब है कि इफ़ एक्स इज़ लेस देन -6, अगर x जो है वो लेस देन -6 है तो आपने ये फंक्शनल वैल्यू लेनी है। अगर x इज इक्वल टू -6 है तो फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है। उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ ना, ये इस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन करके आपको दे दिया। और अगर -6 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम जो है वो पहले लिमिट कैलकुलेट करेंगे हमने, क्योंकि टेस्ट कंटिन्यूटी करनी है तो उसके लिए लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट्स लेंगे तो हम अप्रोच करेंगे इसको फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फ्रॉम द लेफ्ट साइड मीन के लेस वैल्यूज़। ठीक है, अब लेस वैल्यूज़ क्या है? -6 से लेस वैल्यूज़, तो मैं इसके ऊपर जो इस तरह से नेगेटिव साइन लगा दूंगी, तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ डेट आर नेगेटिव, लेस देन -6 इज इट। और यहाँ पे f(x) लिख दिया। अब लेस देन वैल्यू के लिए विच फंक्शन इज डिफाइंड? दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द लेस वैल्यूज़ एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द ग्रेटर वैल्यू। ओके, सो लेस देन फंक्शन वाली वैल्यू पुट करूँगी मैं। अब स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या गलती करता है, वो ये नहीं नोट करता कि किस फंक्शन की वैल्यू मैंने पुट करनी है। अब क्योंकि लेस देन फंक्शन था तो मुझे किस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है? 1 - 3x। ओके, ये मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दिया। अब जो है वो मैं लिमिट्स पुट कर देती हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 - 3 - 6, ऊपर ये नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि 6 से थोड़ी सी लेस वैल्यू है। अब माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा और ये आ गया 19। इसको मैं 1 नेम कर दूंगी और सिमिलरली जो है वो मैं इसकी पैरेलल जो है वो राइट हैंड साइड लिमिट्स कैलकुलेट कर लूँगी। राइट हैंड लिमिट्स मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? दिस टाइम मेरा जो x जो होगा वो राइट साइड से -6 को अप्रोच करेगा, तो मैं उसको 6 प्लस करके करूँगी कि 6 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ना, लिटिल बिट ग्रेटर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो फिर मैंने फंक्शन कैलकुलेट करना है। फंक्शन अब मैंने कौन सा ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए कौन सा फंक्शन लेना है ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन के लिए आपने ये x³ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में से आपने देख के लिखना है। अब x³ मैं लिख दूँगी एफ ऑफ एक्स की जगह। अब एफ ऑफ एक्स की जगह मैं अगर x³ लिखूँगी तो 6 प्लस की जगह x³। 6 प्लस का मतलब है कि 6 से लिटिल बिट ग्रेटर वैल्यूज़। अब मैं इसका क्यूब ले लूँगी, -6 का क्यूब लेंगे, डेट विल बी द -216। ओके, अब जो है वो देखें, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स थी वो हमारे पास क्या आई है? 19, और राइट हैंड लिमिट्स जो है वो हमारे पास आई है -216। और लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती है? हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है एग्जिस्ट, जो a माइनस एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल हो लिमिट्स x अप्रोचेज टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है वो राइट हैंड लिमिट्स के अगर इक्वल होगी तो फिर हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, देन लिमिट्स एग्जिस्ट। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ है? हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। क्रॉस कर दें, यहाँ पे भी लिख दें कि हमारे पास x जो है वो -6 माइनस और यहाँ पे 6 प्लस जो है वो इक्वल नहीं आई, देन लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने जस्ट, क्योंकि ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स का राइट हैंड आंसर का सेम आना चाहिए, हैंस। और उन्होंने लेकिन हमसे लिमिट्स का नहीं पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था टेस्ट द कंटिन्यूटी। तो आपने बताना है कि हैंस फंक्शन इज़
डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, क्योंकि अगर जो है वो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यही बात इतनी सी छोड़ देंगे, इसको लिंक नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। आपने साथ बताना है हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या ये ऊपर आपने लिख दिया ना कि लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हमें रेट ऑफ चेंज गिवन होता है, हमने ओरिजिनल फंक्शन बनाना होता है। तो अब हम किस तरह से बनाएंगे, हम जो है पहले इसको फैक्टराइज करें। क्यों फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, कि हम जो है वो इसमें x और y को सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो मैं 1 + y अलग कर लेती हूँ, -x और y -x लिख लेती हूँ। अब 1 + y और यहाँ से मेरा -x कॉमन आ रहा है तो मैं इसको 1 + y लिख देती हूँ। ये y + 1 आ रहा है ना, मैं इसको 1 + y लिख देती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ सेम बन जाए। तो ये आ जाएगा 1 + y और यहाँ पे 1 है, 1 - x। ओके, dy/dx जो है वो मेरे पास अभी ये सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन होकर आ गया। अब मुझे देखें ये आसानी से पता चल रहा है कि मैंने इनको सेपरेट करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले x और y को सेपरेट करना होता है और फिर dy वाली वैल्यू के साथ y को करना होता है, y वेरिएबल को। तो हम इसको नीचे ले आएंगे और dx और dy जो है वो इनकी हाई पोजीशन है, इन्होंने भी न्यूमरेटर में ही रहना, डिनोमिनेटर में इन्होंने नहीं जाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो न्यूमरेटर में ही रहेंगी। अब हमने इनको सेपरेट कर लिया और इसको मैंने क्या किया, dx और इसको जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - x जो है, dx जो है वो 1 - x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया था। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब जब हम इंटीग्रेशन लेंगे हमें पता है कि 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है, और अगर 1/1 + y है ना तो इसकी इंटीग्रेशन भी 1 + y है, ln के साथ 1 + y। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + y। ठीक है, अब नेक्स्ट तो इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो ये क्या होगा, 1 की इंटीग्रेशन x -x² / 2 + c। ठीक है, अब c हमने इसमें ऐड करना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। तो अब जो है वो हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि ये ln जो है उधर शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, या फिर आप ये कह लेंगे इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ, दोनों तो ना सही। ठीक है, 2 + c। अब जो है वो मैं इसको एक्सपोनेंशियल रूल लगाकर इसको सेपरेट कर रही हूँ ताकि ये मैं ज़रा ब्यूटीफाई वे में लिख दूँ। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, e⁻c सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि ये दोबारा इकट्ठा हो जाएगा ना। ठीक है, अब इस c को जो है वो मैं c से रिप्लेस कर सकती हूँ, ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो ex - x² / 2 1+, और लास्ट में मुझे y जो है वो क्या मिल गया cex - x² / 2 -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो डेट्स ठीक है, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल देते हैं कि ये फॉर्म बनानी है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आपको उस तरह की फॉर्म लानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वैसे आप पीछे भी छोड़ देते हैं तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये भी लिमिट सॉल्व करनी है। अब देखें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, 1 2 3 क्वेश्चंस तो अब तक आ भी गए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में से। 2 कंटिन्यूटी के और 1 लिमिट्स का क्वेश्चन आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका अब जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें अभी हम पहले डायरेक्ट जो है वो लिमिट्स पुट कर लेंगे। अगर हम x0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाता है 1 - 1, और यहाँ पे भी x0 है तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। आपने पहले यही स्टेप करना है, पहले आपने पुट करके देखना है कि अगर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट जो है वो हमने अब इसकी किसी अनडिफाइंड जो 0/0 फॉर्म है, जब भी हमारे पास आ जाएगी तो हम इसे अलजेब्रा में जो भी हमें मार्जिन नज़र आता है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो है पावर बिल्कुल भी किसी पसंद नहीं है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स इसके साथ डील करता नहीं है, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। मैंने भी इसको पॉजिटिव बना लिया। अब जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ ही जो है वो एलसीएम आके ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो जगह मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। 1 - 1 - x² और साथ ही मैंने इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिनोमिनेटर में आ रहा था तो ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो है वो मैं देखूँ मज़ीद इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकती हूँ। मैं इसमें फार्मूला ओपन कर लेती हूँ। 1 ऐसे ही है 1। अब फार्मूला ओपन कर लूँ तो 1 - 2x + x²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं जो है वो देखूं क्या मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट कर दूं, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0। 1 माइनस, मैंने ब्रैकेट ओपन करूंगी, बाहर वाला नेगेटिव साइन चेंज लेकर आएगा तो चेंज कर देंगे। ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि ठीक ना होना। तो जब भी कोई चीज़ गलत होती है ना तो वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना रहा होता है। ठीक है, चेंज कर रहा होता है। नहीं, जब भी आपके पास अनसर्टन सी सिचुएशन आती है ना, नॉर्मल सिचुएशन में तो सब नॉर्मल एक्ट करते हैं, बस नेगेटिव सिचुएशन में एक्ट डिफरेंटली, पीपल एक्ट डिफरेंटली। सिमिलरली नंबर्स के साथ भी यही है। अब मैंने ये कट हो गए, मेरे डिफरेंट थे, ऑपोजिट थे। ठीक है, तो कट हो गए। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x कॉमन आ रहा है। 1 - 2x 2 - x/x × 1 - x² कैंसल्ड x के साथ x अप्रोचेस टू 0 है। अब मैं अगर अप्लाई करती हूँ और यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास लिमिट्स अप्लाई करती हूँ। ये जो प्रॉब्लमेटिक x था 0/0 फॉर्म जो है वो मुझसे जो है वो अलजेब्रिक स्टेप्स की वजह से ख़त्म हो गई। अब मैं अगर x = 0 पुट करती हूँ तो 2 - 0/1 - 0² तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 2। अच्छा देखिए, मैंने जो है वो क्वेश्चन लिखने में ही गलती कर दी हुई है। आपके जो बोर्ड में पेपर आया है वो माइनस की बजाय क्या है, प्लस। तो मैं सारे को चेंज करती हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। और एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं तो फिर वो मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाते हैं। ये फिर नेगेटिव हो गया, ये मेरे पास नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और मैं कॉमन लूँगी तो दोनों प्लस। जिस टाइम जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगी तो मेरे पास ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक नेगेटिव था और यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट में होगा, तो डेट्स वाई जो मेरा आंसर है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैथ्स में ये प्रॉब्लम है कि आपने हर एक चीज़ को ध्यान से करना है। अब मैंने वहाँ से क्वेश्चन कॉपी करते हुए प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर -2 की बजाय +2 आ गया। मैंने दोबारा रीचेक किया क्यों आंसर चेंज आया, तो मुझे पता चला कि मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया स्टार्ट में ही। ठीक है, तो मैंने उसको चेंज किया तो दोबारा नेगेटिव आंसर आ गया। उसके बाद हम करते हैं 5th क्वेश्चन। हमने जो है वो बाइसेक्शन मेथड से जो है वो इसकी 4 इटरेट्स कैलकुलेट करनी है, इटरेट्स। अब और उसके किस इंटरवल में, 0-1 में। बाइसेक्शन मेथड जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें जो है हम जो सी है, जो नेक्स्ट इटरेशन है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं बाय a + b। सी हमारे पास इक्वल होता है a + b / 2 ऑलरेडी जो इंटरवल्स होती हैं। और पहले जो है हमारे पास क्या ज़रूरी होता है कि f(a) जो है अगर पॉजिटिव है तो f(b) मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। बाइसेक्शन मेथड के लिए ये ज़रूरी है हमारे पास। लेट्स चेक फॉर दिस इंटरवल। हम अपनी इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं, f(0) चेक करते हैं। f(0) वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम E0 करेंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विद पावर 0 इज़ 0।
बट जो है वो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा ई है, उसकी पावर क्या है 0, तो मैं 0 लगा देती हूँ। उसके बाद माइनस, पावर से नीचे आ गया -5, मैंने चेक कर लिया तो मेरे पास ये आ गया -3। नेक्स्ट टाइम हमें किस पे इसको चेक करना है, f(1) पे। f(1) पुट मैं करती हूँ। जब मैं f(1) पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा e-1 2 और शिफ्ट e पावर विद पावर -1 और इसको जो है वो मैं नीचे ले आई -5 इक्वल टू दिस टाइम अगेन नेगेटिव वैल्यू -4.26। बोथ वैल्यूज आर द नेगेटिव्स, मीन this function doesn't have a solution या बाइसेक्शन जो इन दिस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम 4 इटरेट्स कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने नेक्स्ट इटरेशन कैसे चूज़ करनी होती है कि इनके साइन चेंज आने चाहिए, एक ग्रेटर तो दूसरा लेस, तो हम चेंज साइन वालों को चूज़ करते हैं और अपना जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें तो दोनों ही नेगेटिव आ गए, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि सोल्यूशन does not exist in this interval। इस इंटरवल में तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन जो है ना फेडरल बोर्ड ने रॉन्ग बनाया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल -1 होना चाहिए था, तब ये पॉजिटिव आ जाता है। तो लेकिन पेपर में अब आप क्वेश्चंस की करेक्शंस तो नहीं ना सारी करने बैठ जाओगे, लेकिन इतना आप नोट जो लिख दोगे कि क्वेश्चन जो है वो नोट है, नोट लिख देंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका इंटरवल चेंज होना चाहिए, और इस पर मज़ीद टाइम उसी वक्त ज़ाया नहीं करोगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उस पर मूव कर जाओगे इसको छोड़ते हुए। इसका सेकंड पार्ट देखोगे कि जो सही वाला क्वेश्चन है अगर आपका वो अटैम्प्ट हो रहा है तो उस पर फोकस कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसी का और पार्ट अब मैं देखती हूँ और मैं भी नहीं इस पे टाइम, लेकिन बाद में अगर टाइम बच जाए तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है, टाइम बच जाए तो आप इसका सही वाला इंटरवल जो है ना इसको दूसरी वैल्यूज़ के साथ चेक करके देख सकते हो कि कहाँ जो है ना वो चेंज वैल्यू आ रही है, तो हम वो इंटरवल ले लें और इसकी 4 इटरेशंस कर दें अगर वैल्यूज़ आपके पास, अगर टाइम बच जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 4 इटरेशंस करनी है तो फिर तो हमें करनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इंटरवल फिर चेंज कर लेना चाहिए या इसका और वाला पार्ट करना चाहिए। अब मैं इसलिए मूव कर रही हूँ कि और वाले पार्ट में जो है ना वो सिंपल आपने 4th डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना जो है वो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी है। हमने यही तो सारा सीखा है, जो अगर उन्होंने हमसे पूछ लिया तो हमें जो है वो इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेना चाहिए कि हम इसका डेरिवेटिव बता दें। तो डेरिवेटिव करने के वही फार्मूलाज बार बार रिपीट होंगे, हम करते रहेंगे रिपीट। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस होता है, और z/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब z/3 का हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 1/3 आएगा, और 1/3 को जो है वो मैं यहाँ स्टार्ट में लिख दूँगी, ठीक है। प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 1 - 2z, और 1 - 2z का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेट विल बी अगेन -2, और -2 जो है वो इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे +2 कर देती हूँ, ठीक है, बजाय इसके कि मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँ। इसको कैंसिल कर दूँगी, 3 cos z/3 + 2 sin 1 - 2z। मूव टू द फर्दर नेक्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में मुझे यही फार्मूलाज जो मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के याद किए हुए हैं वही दोबारा अप्लाई करने हैं। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो दिस टाइम नेगेटिव साइन z/3, और z/3 का जब डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ठीक है। +2 साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस आ गया हमारे पास, और 1 - 2z एज इट इज़। बट जब हम 1 - 2z का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है। तो -2 और -2 जो है वो मेक इट -4। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 3 से कैंसल्ड, और यहाँ पे हमारे पास रह गया माइनस साइन z/3 और -4 cos 1 - 2z। अगेन डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, f(3z) में जो है वो हम साइन का डेरिवेटिव अगेन जो है वो कॉस पॉजिटिव ही होता है, वो कोई चेंज नहीं लेकर आएगा, बट
ये 1/3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। z/3 ये 1/3 उसी तरह से जो मैं फर्स्ट से ले रही हूँ कि z/3 का डेरिवेटिव वही ये स्टार्ट में 1/3 आ गया। उसके बाद है 4 और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव विल मेक इट ए पॉजिटिव, अभी कर दूँ, या नेगेटिव डेरिवेटिव साइन 1 - 2z। 1 - 2z का अगेन जब डेरिवेटिव होगा तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, एक और नेगेटिव जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2। ओके, तो अब देखें क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हुए और अगेन माइनस हो गया, ठीक है। 3 माइनस आ गए ऑड पावर में, तो वो भी माइनस ही रह गया और यहाँ 8 आ गया साइन 1 - 2z। लास्ट डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव, उन्होंने हमें फोर्थ डेरिवेटिव ही तक बोला था, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/3 ये है, 1/3 यहाँ आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा और साइन z/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो -8 है, ये -2 फिर इसके साथ आएगा, वो मैं पहले ही अब लिख लेती हूँ, मुझे पता है इतनी दफ़ा आ रहा है तो मैं लिख सकती हूँ ना उसी बेस पे। तो -2 मैंने पहले ही लिख लिया और साइन का डेरिवेटिव cos 1 - 2z, ठीक है। अब इसको जो मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ गया, साइन z/3 प्लस माइनस माइनस प्लस cos 1 - 2z। यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है, जैसे उन्होंने लगाई है। मेरा ख्याल है ये इस वीडियो के लिए ना क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन काफ़ी है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट मैं देखती हूँ कितने 6-7 क्वेश्चंस कर देती हूँ, जितने भी होंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है।